टॉपिक लिखेंगे संस्कृत काव्य शिक्षण या पद्य शिक्षण। काव्य कह दीजिए, पद्य कह दीजिए, एक ही बात है। उसकी विधियां, संस्कृत काव्य शिक्षण की विधियां लिखेंगे थोड़ा। चलो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर धीरे धीरे लिखो, तो धीरे लिखा रहा हूँ, आपकी पता नहीं क्यों समस्या। चलो और कोशिश करते हैं धीरे लिखने की, लिखाने की। चलो लिखो, चलिए। संस्कृत काव्य का जीवन में, संस्कृत काव्य का जीवन में बड़ा ही महत्व है। संस्कृत काव्य का जीवन में बड़ा ही महत्व है और साहित्य की समस्त विधाओं में काव्य शिक्षण, साहित्य की समस्त विधाओं में काव्य शिक्षण एक महत्वपूर्ण विधा है, तथा काव्य का प्रमुख तत्व सौंदर्य है। काव्य का प्रमुख तत्व सौंदर्य है एवं इसमें रसानुभूति पर बल दिया जाता है। काव्य का जो मुख्य तत्व होता है वो मुख्य तत्व होता है सौंदर्य, ठीक है ना। यानी काव्य को कभी भी अर्थ के दृष्टिकोण से कभी नहीं पढ़ा जाता है। काव्य का मतलब ही क्या होता है कि उसमें सौंदर्य तत्व को ढूंढना। बार बार रिपीट होते रहते हैं भाषा में ये सवाल, काव्य का मुख्य तत्व बताओ, और उसी सौंदर्य के आधार पर जो भी छात्र है वो क्या करता है, रसानुभूति, ठीक है, रस की अनुभूति करना। जैसे जैसे वो विषय पढ़ता है वैसे वैसे वो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता रहता है और वो रस्य इति रस की अवधारणा होती है। चले लिखे आगे। काव्य में अगला लिखेंगे, इसी में काव्य में राग लय आरोह अवरोह आदि की प्रधानता होती है। तो काव्य में मुख्य जो चीज होती है वो होता है काव्य को पढ़ना। पढ़ते हुए जैसे गाना अपन सुनते हैं ना, तो गाने को जो सुना जाता है तो उसमें राग भी होती है, लय भी होता है, ताल भी होता है, कहाँ आरोह किया जा रहा है, कहाँ अवरोह होता है, वो उसकी प्रधानता होती है। देखिए काव्य का मुख्य उद्देश्य चतुर्वर्ग, देखो ऐसे लिखना है, काव्य का मुख्य उद्देश्य चतुर्वर्ग, और चतुर्वर्ग लिखें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काव्य का मुख्य उद्देश्य चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराना है। मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराना है। वस्तुतः काव्य में पांच तत्वों का होना आवश्यक है। ये एक थोड़ा सा रश्मि राठौड़, कौन है? रश्मि राठौड़ है क्या कोई क्लास में? एक बार फिर नाम बोल रहा हूं, रश्मि राठौड़। यदि है तो आप, कोई आपके परिवार से मिलने के लिए आए हैं, आप पहले एक बार जाएं, ठीक है भाई। चलिए, काव्य में पांच तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, पहला संक्षिप्त वाक्य। काव्य के पांच तत्व होते हैं। नंबर 1 संक्षिप्त वाक्य, नंबर 2 इष्ट अर्थ, नंबर 3 अलंकार, बिना अलंकार के कभी काव्य नहीं बनेगा। नंबर 3 अलंकार, नंबर 4 गुण, और नंबर 5वां दोष रहित शब्द और अर्थ। काव्य के ये पांच तत्व मुख्य रूप से आवश्यक है, और काव्य का पहला तत्व है संक्षिप्त वाक्य का होना, दूसरा है इष्ट अर्थ, तीसरा है आपका अलंकार, चौथा है आपका गुण, और दोष रहित, आगे लिखो शब्द और अर्थ। आपके शब्द और अर्थ भी कैसे होने चाहिए? दोष रहित होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग परिभाषाएं हैं। वस्तुतः काव्य की एक ही डेफिनेशन होती है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये काव्य की डेफिनेशन है।
काव्य की डेफिनेशन होती है शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। लेकिन वो शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए? वो शब्द और अर्थ है वो वाक्य के रूप में आने चाहिए और वो एक इष्ट अर्थ की पूर्ति कराने वाले हो। और उसके बाद में वो शब्द और अर्थ, देखो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसलिए कभी भी सीधी बात कभी नहीं करेगा। जब भी उसको कहना होगा ना, सामान्य व्यक्ति सामान्य शब्दों का व्यवहार करता है, लेकिन कवियों की वाणी में एक अलौकिक चमत्कार होता है। समझ में आगे क्या बोल रहा हूं? इसलिए जो कवियों की भाषा ही कहां से प्रारंभ होती है? अलंकार से। पार्वती का मुख सुंदर है, ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन यदि मैं इसको अलंकारिक भाषा में ले आऊं तो पार्वती का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। पार्वती का मुख चंद्रमा ही है, क्या ये पार्वती का मुख है या चंद्रमा है? आज तो मुझे इस पार्वती के मुख में किसकी भ्रांति हो रही है? चंद्रमा की। एक शब्द को जब अलग अलग रूप से अलंकारों में बांधा जाता है तो वो पृथक पृथक अलंकार बन जाते हैं और वही क्या कहलाता है? आपका काव्य। इसलिए जब भी काव्य को पढ़ाया जाता है तो छात्र के को इस रूप में उसको अवगत कराया जाता है कि काव्य का स्वरूप क्या होता है? अलग। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, काव्य शिक्षण के उद्देश्य, संस्कृत काव्य शिक्षण के उद्देश्य। अब काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले वो लिखना है। और पहला उद्देश्य, काव्य के मूल दो ही उद्देश्य होते हैं भाई। पहला उद्देश्य होता है छात्रों में काव्यगत सौंदर्य का ज्ञान कराना। देखो एक तो ये, क्योंकि काव्य का मीनिंग क्या होता है? सौंदर्य। और दूसरा, जैसे जैसे वो काव्य पढ़ता है वैसे वैसे उसको क्या होती रहती है? रसानुभूति। ये दो तो मुख्य उद्देश्य हो गए। अब जब काव्य को पढ़ता है तो अपन एक अध्यापक वो किन उद्देश्यों को लेकर चलता है? वो लिखा नंबर एक, पहला छात्रों को, नंबर एक, छात्रों को काव्यगत सौंदर्य की, छात्रों को काव्यगत सौंदर्य की अनुभूति कराना। छात्रों को काव्यगत सौंदर्य की अनुभूति कराना। नंबर दूसरा, नंबर दो, छात्रों में काव्य के प्रति, छात्रों में काव्य के प्रति रुचि और अनुराग, छात्रों में काव्य के प्रति रुचि और अनुराग की भावना, काव्य के प्रति रुचि और अनुराग की भावना उत्पन्न कराना। नंबर तीन, छात्रों में कल्पना शक्ति अथवा, छात्रों में कल्पना शक्ति अथवा सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति अथवा सृजनात्मकता एवं छात्रों में काव्य के प्रति रुचि और अनुराग उत्पन्न कराना तथा उनमें सृजनात्मकता अथवा कल्पना शक्ति एवं मौलिकता उत्पन्न कराना। मौलिकता को उत्पन्न कराना, यानी देखो कभी आप देखिए कक्षा में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्वयं ही कविताओं को बना देते हैं, ठीक है ना, मतलब खुद ही कविताएं लिखते भी है और क्लास 8 तक भी ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको जो काव्य पढ़ाया गया है वो इस रूप में ही पढ़ाया गया कि उनमें एक मौलिकता या रचनात्मकता उत्पन्न हो गई और वो स्वयं क्या करते हैं? बैठे बैठे ऐसे वाक्यों या पद्यों को जोड़ते रहते हैं, चाहे वो हिंदी में जोड़े, संस्कृत में तो उनकी बस की बात नहीं होती है क्योंकि व्यवहारिक भाषा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए अगला, छात्रों में कविता की विभिन्न शैलियों को, छात्रों में कविता की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना, शैलियों का ज्ञान कराना तथा काव्य के रस और आनंद को लेने योग्य बनाना, रस और आनंद को लेने योग्य बनाना, ठीक है। काव्य एक ऐसा तत्व होता है जिसमें रसानुभूति तत्क्षणी होती है। जैसे जैसे आप गाना सुनते हो ना तो वैसे वैसे आपको आनंद उसी क्षण मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि अभी आप गाना सुन रहे हो और 15 मिनट के बाद में आनंद लेना शुरू करते हो। तो काव्य में जो रस होता है वो हमेशा ही वर्तमान कालिक ही होता है। वर्तमान कालिक का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप उस साहित्य को पढ़ते हो वैसे वैसे क्या होता है? रसानुभूति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे अगला, उचित लय ताल गति आरोह अवरोह छंद यति के साथ छात्रों में श्लोक पाठ के वाचन कौशल का, छात्रों में श्लोक पाठ के वाचन कौशल का विकास कराना तथा उनके अर्थों को एवं भावों को
ग्रहण करने की, भावों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास कराना, भावों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास कराना। ठीक है, और अंतिम लिखें लास्ट, साहित्य के प्रति सौंदर्य, साहित्य के प्रति सौंदर्य की अनुभूति, साहित्य के प्रति सौंदर्य की अनुभूति काव्य के माध्यम से कराना, साहित्य के प्रति सौंदर्य की अनुभूति काव्य के माध्यम से कराना। यह है आपका उद्देश्य हो गया। अब आइए उद्देश्य के बाद में अगला अपना टॉपिक होगा आपके इसकी पद्य शिक्षण योजना। हेडिंग लगाएंगे पद्य पाठ के शिक्षण की योजना। जो आप टॉपिक लगाओगे उसमें आप, अब इसमें कुछ एक दो पॉइंट अलग है, बाकी वो की वो चलते रहेंगे। और उसमें सबसे पहले आपका वही है पद्य पाठ शिक्षण की योजना। जो आप योजना का निर्माण करते हो वो किस रूप में करते हैं वो लिखेंगे, वही चलेगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। और उसमें पहला देखो, पहला विषय आपने क्या लिखा था, परिचय, ये लिखा था, जिसमें लिख दो नंबर 1 परिचय। परिचय के अंतर्गत आपने क्या डाला था, नाम, वही छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण, उपप्रकरण इत्यादि जो भी थे। इसके बाद में आपका दूसरा टॉपिक रहेगा नंबर 2, वो की वो है परिचय के बाद में दूसरा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। जब भी श्लोक पढ़ाएंगे तो उसका दूसरा उद्देश्य क्या रहेगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद में जैसे ही आपने ज्ञानात्मक उद्देश्य निर्धारित किया, तीसरा रहेगा सहायक सामग्री, सहायक सामग्री, तो आपका तीसरा उद्देश्य है। इसके बाद में आपका चौथा रहेगा प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, वही प्रस्तावना संस्कृत में लिखोगे तो प्रस्तावना प्रश्नानी। कुछ एक दो परिवर्तन है इसमें, वो अपने को देखना है, बाकी इसमें सारा लिखाया हुआ है। इसके बाद में पांचवा आपका प्रस्तावना प्रश्न के बाद में आपका रहेगा उद्देश्य कथनम। जो कथन आपका उद्देश्य जो कथन होगा वो आपका कैसे होगा, वो आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा। छठा होगा प्रस्तुतिकरणम, छठा इसमें क्या रहेगा, प्रस्तुतिकरणम। और आपका अगला है प्रस्तुतिकरण में पहला आदर्श वाचन, पहला क्या हो जाएगा, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में शिक्षक करेगा। इसके बाद में दूसरा है अनुकरण वाचन, और अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा होगा। ठीक है, ये व्यक्तिगत होगा। इसके बाद में यदि आप तीसरा है अनुकरण वाचन के बाद में तीसरा आपका है अर्थ अवबोध, तीसरा लिख दो अशुद्धि संशोधन। तीसरा इसमें आपका रह जाएगा अशुद्धि संशोधन। चौथा लिखेंगे अर्थ ज्ञान, जो भी श्लोक है उसका आप क्या कराओगे, अर्थ ज्ञान कराओगे। इसमें एक्स्ट्रा जो चीज जुड़ेगी ना वो आपका क्या जुड़ेगा, संवेद वाचन होगा, सस्वर वाचन। ठीक है, अर्थ ज्ञान के बाद में आपका पांचवा इसमें होगा बोध प्रश्न, सेम है। बोध प्रश्न के बाद में आपका रहेगा, बोध प्रश्न के बाद में पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। यदि आप आगे चलना चाहो तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, और इसमें आप मौन वाचन ऑब्लिक संवेद वाचन। संवेद वाचन होगा समूह के रूप में, उनका क्या कराना है आपको, समूह के रूप में उनका वाचन कराना है। यह है आपके इसके टॉपिक रहेंगे। इसके बाद में आपका अगला संवेद वाचन के बाद में आपका अगला होगा, जैसे ये करवाया वो मूल्यांकन प्रश्न, वो कई तरीके के होंगे, चाहे रिक्त स्थान कह दो, चाहे आप वस्तु निर्देशात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक, जो भी है। इसके बाद में आपका होगा गृह कार्यम, आपका है वो गृह कार्य। ये पद्य शिक्षण की पाठ योजना है। इसमें आपकी विशेष बात यही होगी कि इसमें जो आदर्श वाचन होगा वो शिक्षक जो करेगा वो सस्वर करेगा, और जो आपका अनुकरण वाचन किया जाएगा वो अनुकरण वाचन 2 प्रकार का होगा, व्यक्तिगत वाचन भी होगा और दूसरा सामूहिक वाचन भी होगा। अनुकरण वाचन जो पद्य पाठ में होता है वो या तो व्यक्तिगत होगा या फिर सस्वर, ये दोनों ही है। बस ये पाठ योजना के मुख्य बिंदु है, इनको ध्यान में रखते हुए एक सवाल कभी कभी आ जाता है तो इसको भी ध्यान रखना है कि कौन, इसमें जो प्रश्न है ना वो सिर्फ वाचन के ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आदर्श वाचन अनुकरण वाचन वो किस रूप में हो रहा है। ठीक है, तो ये पद्य शिक्षण की पाठ योजना है। अब आइए अगला संस्कृत पद्य शिक्षण की विधियां, और उसकी 2 ही विधि महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं लेकिन इसकी 2 विधि महत्वपूर्ण होगी, दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि। हेडिंग लगाएंगे पहले पद्य शिक्षण की विधियां। देखो आप जो एक्चुअली इनको जो ध्यान रखने का यह है कि जब आप गद्य शिक्षण पढ़ते हो तो एक अपने को दिमाग में फिट होनी चाहिए, गद्य शिक्षण की सबसे उपयुक्त जो विधि होती है वो कौन सी होती है, प्रत्यक्ष या उद्बोधन। ठीक है, जब आप व्याकरण पढ़ते हो तो व्याकरण की ध्यान 2 विधियों को दिमाग में रखना है, आगमन और निगमन। और जब
पद्य शिक्षण पढ़ते हो तो दंडान्वय और खंडान्वय, क्योंकि अन्वय ही दो प्रकार का होता है, पहला दंडान्वय और दूसरा होता है खंडान्वय। पहली विधि लिखेंगे दंडान्वय विधि, पहली विधि है आपके दंडान्वय विधि लिखेंगे। इस विधि में शिक्षक संपूर्ण श्लोक को एक पूर्ण वाक्य में परिवर्तित कर देता है, एक पूर्ण वाक्य में परिवर्तित कर देता है तथा इसके पश्चात सबसे पहले क्रिया एवं फिर और फिर कर्ता कर्म, सबसे पहले क्रिया और फिर कर्ता कर्म इत्यादि का ज्ञान होता है एवं इसके पश्चात शब्द सह अर्थ कराते हुए सरलता से श्लोक का अधिगम कराया जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयोगी विधि है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत शिक्षण होता है। देखो क्या होता है संस्कृत में, क्या होगा कि कोई भी श्लोक होगा उसको अलग अलग विधियों से पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो एक श्लोक लिख दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अब ये आपके सामने लिख दिया, अब कह दिया कि इसको दंडान्वय विधि से पढ़ाओ। पहली बात तो ये कि जैसा आपने जो पढ़ा, जैसे क्योंकि पढ़ाते समय जो या तो आप एक निश्चित योजना बनाकर क्लास में जाते हो तभी उससे पढ़ाते हो, नहीं तो जैसे आपके दिमाग में आएगा वैसे चलाते रहोगे आप विषय को। तो ये श्लोक हमेशा ही देखो अन्वय, अभी तक तो आप ये विग्रह, अभी मैं पूछूंगा अन्वय में संधि बताओ तो आप यण बोल दोगे, और अभी कह दिया विग्रह कर दो तो आप कर दोगे अनु प्लस आए। लेकिन अन्वय का मीनिंग पूछा है अर्थ, तो अर्थ क्या होता है अन्वय का? अन्वय कहते किसको है? हिंदी का अर्थ क्या होता है अन्वय का? अन्वय का अर्थ होता है जोड़ना। समझ में आ रही है? अन्वय का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़े? शब्दों को जोड़ना। तो अरे ये क्या हुआ इसके हैं? तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, ये जल गया वो। चलिए, तो ये अन्वय जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। शब्दों को जोड़ना वो कितने प्रकार का होता है? दो। नंबर 1 दंडान्वय और नंबर 2 खंडान्वय। देखिए एक बार आपके रिट में ही एक सवाल आया था, रिट का होगा या टेट का होगा, जिस किसी का भी है, ठीक है। वहां पर एक शब्द पूछा था, लघुड़ शब्द किसका पर्यायवाची है? शिक्षण विधियों में लघुड़ शब्द का पर्याय कौन सा है? लघुड़ जो होता है ना वो डंडे को बोलते हैं, दंड होता है ना एक लकड़ी, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक लकड़ी जो होती है ना, जब आप उसको सीधा खड़ा करते हो तो ऐसे सीधी खड़ी रहेगी लकड़ी, ठीक है ना। वैसे के वैसे जब बिखरे हुए जो शब्द होते हैं आप उनको मानो दंड के समान, एक लकड़ी के समान जब सीधा खड़ा कर देते हो तो वो विधि क्या कहलाती है? दंड अन्वय। दंड के समान अन्वय। देखो सवाल क्या था? सवाल ये था कि लघुड़ का मीनिंग बताओ। अभी मैंने क्या बताया? लघुड़ का मीनिंग क्या होता है? दंड। दंड मतलब लकड़ी। बिखरे हुए जो शब्द होते हैं उनको जैसे दंड सीधा खड़ा रहता है लकड़ी, उसको सीधी खड़ी करोगे सीधी रहेगी वो, तो वैसे के वैसे उन बिखरे हुए शब्दों को सीधा खड़ा कर दो। ये बिखरे हुए हैं, इनको सीधा खड़ा कैसे करोगे? इसको किस में परिवर्तित कर दोगे आप? वाक्य। तो यहाँ लघुड़ का मीनिंग क्या है? वाक्य, दंडा नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रही है? यहाँ पर दंड तो लक्षणा हो रही है। हिंदी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हिंदी पढ़ी है? क्या पढ़ी? अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अरे यार अभिधा लक्षणा व्यंजना नहीं पढ़ी? पढ़ी है, कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी। मैं बहुत सज्जन आदमी हूँ और वाकई में हूँ भाई साहब। वो उसको थोड़ा बुलाना, एक अटेंडेंट। हाँ अरे यार ये दबा दी। तो मैं बहुत सज्जन आदमी हूँ, लगता हूँ ना आपको? क्या नहीं लगता? चलिए, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता, लेकिन वाकई में सज्जन ही हूँ। क्यों? ब्राह्मण आदमी तो ब्राह्मण तो सज्जन ही होते हैं ना, तो सज्जन ही होते हैं।
ठीक है, मांगने वाले आदमी तो सज्जन ही रहेंगे और क्या है। देखिए अब आप सज्जन इसलिए हो क्योंकि मैं वैयाकरण हूं। वैयाकरण हमेशा जिस भाषा को बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा में बोलता है? अभिधा। खत्म। समझ में आ गई क्या बोला मैंने? व्याकरण पढ़ने वाला आदमी अभिधा में ही बोलेगा। कभी वो कहेगा अ प्लस अ मिलके आठ होता है, बात खत्म। समझ में आ गई? तो फिट कर लो दिमाग में अभी इन चीजों को। तो हाँ, इसीलिए तो बोला है। चलिए, वैयाकरण जो होता है वो हमेशा कौन सी भाषा बोलता है? अभिधा में। अभिधा हमेशा वाचक का शब्द होता है, इसके बिना कभी साहित्य समझ में नहीं आएगा। आपको मैं लगातार पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में थोड़ी मैं विषय में थोड़ा हल्कापन लाने के लिए थोड़े उदाहरण प्रत्युदाहरण डाल रहा हूँ। बाकी अर्थ तो मेरा यही था कि दीर्घ संधि पढ़ रहे हो तो अ प्लस अ मिलके क्या हो गया? आ। बस इसके अलावा तो मैं तीसरा अर्थ ला ही नहीं सकता। समझ में आ रही है? वैयाकरण हमेशा अभिधा में ही बोलेगा। लेकिन जो साहित्यकार सबसे बड़ा दुष्ट होता है, पढ़ाता है कोई साहित्य आपको? कॉलेज में पढ़ाते होंगे, स्कूल में पढ़ाते होंगे, जो इस दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी होता है वो कौन कौन होता है? साहित्य। साहित्यकार कभी भी अभिधा में नहीं बोलते। समझ में आ गई? क्योंकि अभिधा में बोलेगा तो साहित्य पढ़ेगा कौन? समझ में आ गई? क्योंकि काव्य में तो शब्द और अर्थ होते हैं और शब्द और अर्थों में हमेशा क्या होता है? अलंकार। तो सीधा बोल ही नहीं सकते। कमल बहुत सुंदर है वो कहेगा, ठीक है, होगा। कमल खुशबू से भरा हुआ है, कमल में बहुत लालिमा है, कि ठीक है, होगी। अपन क्या करें? मैं तो बेचारा सीधा किसी को कहना है कि तुम सुंदर हो तो बात खत्म हो गई। मैं तो सीधी बात ही करता हूं क्योंकि व्याकरण हूं। लेकिन साहित्यकार हमेशा जो बात करेगा वो किसमें करेगा? व्यंग्य में, कभी भी, क्योंकि वहां पर व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसलिए जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वो साहित्य कौन सी भाषा में होते हैं? व्यंग्य में। कमल बहुत सुंदर है, कि ठीक है, जिस प्रकार कमल सुंदर है आप भी सुंदर हो, बढ़िया बात है। पर कमल पर भ्रमर मंडराते रहते हैं, तो जिस प्रकार कमल सुंदर है उस पर भ्रमर मंडरा रहा है, तो उस प्रकार मैं भी आप पर क्या कर रहा हूं? मंडरा रहा हूं। ये कौन सी भाषा हो गई? ये आपकी साहित्य की भाषा हो गई, अलंकारिक भाषा। उससे भी दुष्ट आदमी तीसरा पता है कौन सा होता है? दर्शन। दर्शन समझते हो? सबसे दुष्ट यही होता है, क्योंकि दर्शन जो होता है वो हमेशा लक्षणा में बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है? लक्षणा। वहां पर न तो अभिधा आता है, न व्यंग्य आता, बल्कि तीसरा ही अर्थ आएगा, गंगा पर गांव है। अरे गंगा पर गांव कैसे हो सकता है? गंगा का तो मुख्य अर्थ होता है गंगा का प्रवाह, और गंगा के प्रवाह में तो जल है, तो गंगा के जल में तो गांव हो नहीं सकता है। तो अर्थ तो क्या निकला? गंगा के जल में गांव है। तो वो कहेगा गंगा के जल में गांव कैसे हो सकता है? क्योंकि गंगा में और जल में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। नहीं है तो कह रहे तीसरा अर्थ लाओ। तो तीसरा अर्थ आप क्या लाते हो? वहां पर मन से लाते हो। क्या कहते हो? गंगा के तट पर गांव है। तो ये लक्षणा हो गई, कलिंग साहसी है। आपने क्या बोल दिया? देखो ये सारा आपको विधियां होती है, ध्यान रखना। ये कलिंग साहसी है। अब कलिंग साहसी कैसे हो सकता है? कलिंग का मुख्य अर्थ क्या होता है? कलिंग देश, मुख्य अर्थ तो यही है। और कलिंग जब देश है तो देश में साहस धर्म कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि देश कैसा होता है? निर्जीव होता है। तो ये जो साहसी रूपी धर्म कलिंग में अप्लाई नहीं हो सकता है, तो कह दिया कलिंग साहसी नहीं हो सकता है, तो एक तीसरा धर्म लेके आओ जो दोनों में संबंध स्थापित करेगा। तब हम एक लक्षणा करते हैं कलिंग देश के निवासी साहसी के। दंडे जा रहे हैं, दंड जा रहे हैं। अब दंड कैसे जा सकता है साहब? दंड तो निर्जीव है। समझ में आ रही है मेरी बात? दंड कैसे होते हैं? निर्जीव है, वो कैसे जाएंगे? तो कह दिया, फिर हम कहते हैं दंड नहीं जाता है साहब, दंडधारी पुरुष जाता है। समझ में आ रही है? तो लक्षणा हमेशा क्या करती है? अभिधा और व्यंग्य को बाधित करके एक नया अर्थ उत्पन्न कर देती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या हो गया? अब जो अभिधा वैयाकरण हमेशा अभिधा में बोलता है, साहित्यकार हमेशा किस में बोलता है? व्यंग्य में, और दर्शन वाला हमेशा कौन सी भाषा बोलता है? लक्षणा में। एक निश्चित परिपाटी है ये। अब आपको मैंने कह दिया, यदा ये आपके गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब मेरे को इसको पढ़ाना, और मैं इसको पढ़ा रहा हूं अभी, वो कौन सी विधि से पढ़ा रहा हूं? दंडान्वय विधि। और दंडान्वय विधि का मतलब होता है दंड के समान मैं उसको अन्वय कर दूंगा, शब्दों को जोड़ दूंगा। डंडे का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी, यहाँ लकड़ी को थोड़ी जोड़ना है। लकड़ी का मीनिंग क्या होता है? वाक्य। जो शब्द बिखरे हुए हैं मैं उनको, बिखरे हुए शब्दों को एक लकड़ी के समान मैं किस में परिवर्तित कर दूंगा? वाक्य में। जब जब भारत में धर्म की हानि होती है, जब जब यदा यदा भारत में भारत धर्म की धर्मस्य हानि के ग्लानि ही और होती है कि भवती, ये मैंने अन्वय कर दिया। छात्र नहीं कर सकते, कौन करेगा? मैं, क्योंकि पढ़ा तो मैं रहा हूं, शिक्षक सक्रिय है, छात्र निष्क्रिय, क्योंकि अन्वय तो मैं कर रहा हूं। तो अब जैसे ही मैंने अन्वय किया तो सबसे पहले किसकी खोज की जाती है? क्रिया की। फिर क्रिया के बाद में क्या आता है? जो करता है, कर्म है, उनको मैं लगाता रहूंगा। और फिर मैं एक एक, जैसे ही मैंने अन्वय बनाया और फिर मैं एक एक शब्द लेके कहूंगा यदा जब भारत यानी भारत में, धर्मस्य यानी धर्म की, ग्लानि यानी हानि, भवती यानी होती है, और फिर अर्थ कर दूंगा जब जब भारत में धर्म की हानि हो। तो इस विधि में हुआ क्या? उपयुक्त विधि है, ऐसे ही पढ़ा है हम लोगों ने, आपने भी ऐसे ही पढ़ा है। क्योंकि जो श्लोक होता है ना, यदि पढ़ा है तो संस्कृत श्लोक के नीचे अन्वय दे रखा है, और अन्वय में किया क्या उन्होंने? अपन ने थोड़ी बनाया, ऑलरेडी दिया हुआ है वहां, और वो और फिर जो टीचर पढ़ा रहा है वो एक एक उस अन्वय को तोड़ते हुए उनके अर्थ को कर रहा है। समझ में आ रही है? तो ये विधि कौन सी होती है? दंडान्वय। दंड के समान श्लोकों का क्या कर देना? अन्वय। समझ में आ रही है? लेकिन यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर अप्लाई की जा सकती है। इसमें शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें व्यक्तिगत शिक्षण होता है। एक एक विद्यार्थी को खड़ा करके अन्वय का क्या किया जाता है? अर्थ पूछा जाता है, नाम से स्पष्ट है। अब आइए दूसरी विधि है, और इसमें जो दूसरी विधि होगी दंडान्वय के अलावा दूसरी है, लिखा है ना,
दंडान्वय। इसके बाद में आपकी दूसरी विधि लिखोगे खंडान्वय। फिर मैं दोनों में तुलना करवा के बताऊंगा कि आप खुद ही बताएंगे कौन सी विधि उत्तम विधि होती है। खंडान्वय विधि लिखेंगे, खंडान्वय, नाम से स्पष्ट है, खंडान्वय, खंड करते हुए क्या करना, अन्वय। और इसी को ही देखो मैं आपके ऊपर अप्लाई करता हूं, बताना आप, धर्म की हानि कहां होती है? कहां होती है धर्म की हानि? भारत में। भारत में किसकी हानि होती है? धर्म की। भारत में क्या होती है? और कब भारत की में धर्म की हानि कब होती है? जब भारत में धर्म की हानि होती है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तदा तदा अवतीर्यामि अहम, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और जब भारत में धर्म की हानि होगी और तब मैं क्या करूंगा, अवतार। तो टुकड़े करते हुए शिक्षक प्रश्न कर रहा है और उत्तर किसको देना है? छात्रों को। तो छात्र भी सक्रिय है और शिक्षक भी। और किसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्या कर रहे हो? खंड। इसलिए उत्तम विधि मानी गई है। ठीक है, तो लिखेंगे यह विधि दंडान्वय से भिन्न, यह विधि दंडान्वय से भिन्न एवं उत्तम विधि होती है। दंडान्वय से भिन्न और उत्तम विधि होती है। इस विधि में व्याकरण को आधार नहीं बनाया जाता। इस विधि में व्याकरण को आधार नहीं बनाया जाता, अपितु साहित्यिक का मतलब होता है साहित्य के, अपितु साहित्य क्या, सीधा लिखना चाहते हो तो सीधा लिख दो भले, साहित्य के प्रश्नों का उत्तर, साहित्य के अर्थ का स्पष्टीकरण, साहित्य के अर्थ का स्पष्टीकरण प्रश्नों के आधार पर, साहित्य के अर्थ का स्पष्टीकरण प्रश्नों के आधार पर किया जाता है, प्रश्नों के आधार पर किया जाता है। अतः इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। अतः इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक श्लोक के खंड करते हुए छात्रों से प्रश्न पूछता है एवं छात्र भी सक्रिय रहते हुए प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। यह विधि सामूहिक शिक्षण के लिए उपयोगी है। यह विधि सामूहिक शिक्षण के लिए उपयोगी है। देखिए, पद्य शिक्षण में दोनों ही विधियां उपयोगी है, दंडान्वय भी है और खंडान्वय भी। लेकिन यदि इन दोनों में से पूछा जाए कि उपयोगी विधि कौन सी है, तो वही विधि होगी जिसमें छात्र सक्रिय और शिक्षक सक्रिय। तो वो विधि कौन सी होगी आपकी? खंडान्वय। ठीक है, दंडान्वय में व्यक्तिगत शिक्षण होता है और खंडान्वय में सामूहिक, बस ये अंतर है। चलिए, अब बस इसको अपने को ध्यान रखना है। गद्य पढ़े, दिमाग में आना चाहिए उद्बोधन विधि। व्याकरण पढ़े, दिमाग में आना चाहिए आगमन निगमन। पद्य शिक्षण पढ़े, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए दंडान्वय और खंडान्वय। अब बाकी अन्य विधियां हैं, सामान्य रूप की हैं, वो लिख दीजिए। और आपकी अगली विधि है परंपरागत विधि। ठीक है, परंपरागत विधि, तीसरी विधि। अभी मैंने विषय खत्म नहीं किया है, इनके कुछ चीजें मैं लास्ट में लिखाऊंगा क्योंकि वो चीजें कौशल से जुड़ेगी। ठीक है ना? तो तीसरी विधि पद्य शिक्षण की है वो परंपरागत विधि। परंपरागत प्राचीन विधि है, जैसे पुराने जमाने में श्लोक पढ़ते थे वैसे आज भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई श्लोक आया, काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेद पिका कयो वसंत ऋतु संप्राप्ते काका काका पिका पिका। सुने हुए हैं कि नहीं सुने हुए ये श्लोक? अरे कैसे नहीं सुने, हमारे स्कूल में लिखे हुए हैं। ठीक है, कौवा भी काला न कोयल भी काली, क भेद पिका कयो। तो कौवे और कोयल में भेद क्या होता है? क्योंकि दोनों ही काले हैं। स्त्रियां जो होती है ना, उनकी वृत्ति कोकिला वृत्ति मानी गई है। समझ में आ गई? कोकिला वृत्ति सुना? ये तो सुना है कि नहीं सुना? यदि तुमने अपने बारे में नहीं सुना है तो फिर तो गड़बड़ मामला है ना। स्त्रियों की वृत्ति कोकिला वृत्ति होती है। कोयल क्या करती है पता है? कोयल अंडे देती है पहले तो, फिर कोयल को एक भय होता है कि यार मेरे अंडे कहीं नष्ट ना हो जाए, इसलिए वो कोयल अपने अंडों को ले जाकर कहां पर डाल देती है? कौवों के घोंसलों में। कौवे जो होता है बेचारा वैसे ही पुरुष के समान स्वभावतः मूर्ख होता है,
ठीक है ना। तो वो ये सोचता है कि ये भी काला मैं भी काला, इसलिए अंडे मेरे। वो बड़े ही अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण करता है, उसकी रक्षा करता है। फिर जैसे ही उस अंडों में से वो कोयल प्रस्फुटित होती है, अंदर तो कोयल है, तो वो उड़कर सीधे अपनी किसके पास चली जाती है, माँ के पास। तो पालन पोषण कौन करता है, कौवा। और लास्ट में जाती कहां पर है वो, माँ के पास। तो स्त्रियों की वृत्ति ऐसी होती है, स्त्रियां पैदा होती है वो पिता के यहाँ होती है, और पिता एक कौवे के समान उसका क्या करता है, पालन पोषण करता है। और फिर विवाह के बाद में वो स्त्रियां स्वतः उड़कर कहां चली जाती है, जिसके पास भगवान ने जिसके लिए भेजा उसके पास जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो कहने का मतलब देखिए कोकिला वृत्ति इसको बोलते हैं, समझ में आ गई। ऐसे नहीं, इसको नहीं बोलते हैं, मैंने तो यही पढ़ा मैडम। और विज्ञान शाकुंतलम का सबसे बढ़िया श्लोक यही है, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामत्य संप्रेष्य परिग्रहितो जातो ममायम विशदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास एवंतरात्मा। कन्या तो पराया ही धन होती है, और आज पिता बोल रहा है आज उस कन्या को उसके पति के घर भेजकर मैं मेरे भगवान के दिए गए एक रण से मुक्त हो गया। समझ में आ गई। तो सबसे बढ़िया जो पिता खुश होता है ना पूरी जिंदगी में, एक बार ही होता है, 2 संतान होगी तो 2 बार होगा। जब वो कन्या दान करता है ना तो सबसे ज्यादा उसको खुशी होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब बोल रही है, मेरे ऊपर दोष मत देना, है ना। चलिए अब परंपरागत विधि। तो परंपरागत जो विधि में क्या किया कि बसंत ऋतु आपको कौवे और कोयल में भेद करना है, तो कब करो, जाओ बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में पेड़ के ऊपर देख लो, यदि कोयल की ध्वनि आपको सुनाई देगी तो वो कोयल है, और कागले की सुने, कागला मतलब कौवा, तो वो फिर कौवा होगा। बसंत ऋतु संप्राप्त हो क्या होगा, काका काका पिका। बसंत ऋतु के प्राप्त होने पर भी कौवा और कोयल इसमें भेद बता होता है। आपके लिए बोला है, उस कौवे कोयल के लिए नहीं बोला है। वास्तविक रूप से एग्जाम होता है ना तब पता पड़ता है कि कौवा कौन है कोयल कौन है, क्योंकि जो पास होगा वो तो जो भी है वो होगा, बाकी सब ठीक है। चलिए परंपरा, मेहनत सभी करते हैं। परंपरागत विधि, अरे तुम साहित्य को पढ़ो, आनंदित होकर पढ़ो, तब मजा आता है। सुनते रहते हो, भावों को नहीं समझते, ठीक है, अर्थ पक्ष कमजोर है। चलिए लाइए परंपरागत विधि को। अब जैसे इसको पढ़ाया तो आप जैसे पढ़ के आए हो परंपरागत विधि है। संस्कृत को पढ़ने में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। मैं तो हर समय, भले आपको नहीं आया तो कुछ नहीं, आनंद की अनुभूति तो मेरे को होनी चाहिए। समझ में आ रही है? तब सामने वाले को स्वतः आनंद आ जाता है। और नहीं आता है तो एक सलाह दे रहा हूं, अब नहीं आएगा नहीं, ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे से तो मैं तो कुछ हुई नहीं है। मैं तो अभी शिक्षक बनने की का प्रयास कर रहा हूँ, मैं हुई नहीं अभी शिक्षक, है ना। तो नहीं आए ना, अभी भी नहीं आ रही है ना, तो आप अपने विषय परिवर्तन के बारे में विचार कर सकते हैं। समझ में आ गई। चलिए देखो आपको एक सलाह है। कई बार क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि अपन अपने को हर चीज समझ में आए, तो एक बड़े भाई के नाते एक सलाह दे रहा हूँ, जितना नीचे से नीचे जाके पढ़ा सकता था ना उतना पढ़ा जाए। इससे नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता, कन्फर्म बात है। ये जो संस्कृत मीडियम वाले विद्यार्थी है ना उनको ये पता है, वो ये कहते हैं कि सर आप कैसे पढ़ाते हो ये, ठीक है, क्योंकि उनका स्तर ऊपर का है और मैं बहुत नीचे क्लास में जाके आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए तो यदि फिर भी नहीं आ रहा है ना तो या तो मेहनत करो या फिर विषय परिवर्तन के ऊपर विचार। सलाह है मेरी, वो आदेश तो दूं कैसे, बराबरी के हैं। चलिए अर्थ लाइफ, बराबरी का मतलब थोड़ा खुश हो रहा हूं, अपने आप को बूढ़ा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चल सर्वम स्वार्थम समीयते। चले मेरी बातें तुमको घर जाओगे तो समझ में आएगी। लो अर्थ लिखे परंपरागत विधि को। इस विधि में थक गए ना लिखते लिखते। चलिए इस विधि में शिक्षक छात्रों से, इस विधि में शिक्षक छात्रों से श्लोक, इस विधि में शिक्षक छात्रों से श्लोक पढ़वाता है, ऐसे पढ़वाता है या स्वयं पढ़ता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों से श्लोक पढ़वाता है या स्वयं पढ़ता है, या वो क्या करेगा, तीसरा ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा। समझ में आ रही है? कुछ भी काम ऐसा करेगा, या तो वो स्वयं पढ़ता है या पढ़वाता है। और फिर लिखें और इसके पश्चात उसका, और इसके पश्चात उसका शब्द सह अनुवाद करता है। इसके पश्चात उसका शब्द सह अनुवाद करता है। इसके पश्चात उसका, देखो लिखा हुआ है, शब्द सह अनुवाद करता है। यद्यपि इससे छात्र को श्लोक के अर्थ का ज्ञान, यद्यपि इससे छात्र को श्लोक के अर्थ का ज्ञान तो हो जाता है, श्लोक के अर्थ का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य तत्व का, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता, सौंदर्य तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता। अतः यह विधि नीरस विधि है। अतः यह विधि नीरस विधि है। ये विधि कैसी हो गई? नीरस। लिख दिया नीरस। नीरस में संधि बताओ विसर्ग। विग्रह कौन सा है? नी कहां से आ गया? निर प्लस रस, दो र आ गए, पहले र का लोप और आगे वाला अक्षर दीर्घ। समझ में आ गई? तो ये देखिए काव्य का मुख्य तत्व होता है सौंदर्य। समझ में आ रही है? आप लोगों की पहली क्लास कल्पत्रु लगती थी ना, कल्पत्रु से अग्रवाल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कारण क्या था?
कारण कभी सोचा क्या हो सकता है? नहीं सोचा, आगे बताऊंगा नाटक में, ठीक है। और उसका भी कारण वो व्यवहारिक कारण होगा। अब वो कह रहा है काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्य। जब भी काव्य को पढ़ाया जाता है तो इस रूप से पढ़ाया जाता है कि जो छात्र इसको सुनते सुनते वो स्वतः उसको लगने लगे कि यार मैं उसमें डूबा हुआ हूं। जैसे अपने पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर देखते तो कई बार अपने को लगता है कि यार वो नायक नहीं मैं ही हूं, नायिका नहीं मैं ही हूं। समझ में आ रही है? ऐसा लगता है, समझ में आ रहा है? मार तो मार रहा है शाहरुख खान उधर और भुजाएं हमारी पड़ा रही है। वो जो क्यों पड़ा रही है भाई? समझ में आ रही है? एक दिन क्या हुआ कि कल एक पिक्चर हॉल में गया, हालांकि हम देखता नहीं हूं लेकिन कभी कभी ऐसे ही वो मनुष्य है तो प्रवृत्ति हो गई। पिक्चर हॉल में गए तो पुरुषों की लाइन लंबी थी और स्त्रियों की लाइन में 4-5 ही, तो मैं स्त्री की लाइन में जाके खड़ा हो गया। तो वहां पे एक वो अटेंडेंट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस वाला, बोले कि यहाँ खड़ा, यहाँ नहीं सर इधर आओ। मैंने पूछा क्यों? भाई हर चीज का कारण होता है ना। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोला कि यहाँ तो लेडीज की लाइन है। तो मैंने कहा लेडीज की लाइन है तो क्या क्यों लेडीज को पिक्चर अलग दिखाओगे क्या? पिक्चर अलग हो तो बताओ। क्या नहीं वो तो मैं उससे थोड़ा सा साहित्यिक बहसबाजी करने लगा। फिर उसने अंत में कहा कोई मतलब नहीं, खड़े हो जाओ। अंदर वाले को बोल दिया टिकट नहीं देना, ठीक है। मैं जैसे ही मेरा नंबर आया मैंने कहा भैया 2 टिकट दे दे, नहीं 1 टिकट दे। तो बोला कि अकेले हो कि साथ में कोई? मैंने कहा अभी तो मैं अकेला हूँ, तेरी इच्छा है तो बेच दे भले, ठीक है। तो अब सुनिए, बोला कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया जाएगा भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा? बोला कि ये जो लेडीज जो है ना वो कंपाउंड अलग होता है, वो अलग बैठेंगे, जेंट्स अलग बैठेंगे। मेरे को तो यही चाहिए था, साहित्य का आदमी हूँ, हर प्रश्न का उत्तर साहित्य में ही मांगता हूँ। मैंने पूछा ये कहाँ नियम लिखा हुआ है कि पिक्चर हॉल में आदमी अलग बैठेगा कि औरत अलग बैठेगी? ठीक है, यदि मेरी मान पत्नी को बुलाऊं तो क्या उनको उधर बिठाएगा, मैं इधर बैठूंगा? कि बोला नहीं वो तो आ सकता है। मैं तो वो आ सकता है, जब तीसरा क्यों नहीं आ सकता? तेरे पास उत्तर हो तो ठीक, नहीं तो टिकट दे दे चुपचाप, ठीक है। अब सुनिए क्या होता है पता है, नाटक और साहित्य में होता क्या है, तत्क्षणी रस की प्राप्ति होती है। समझ में आ गई? जैसे जैसे आप उस नाटक को देखते हो उसी समय आप क्या करने लगते हो, रसानुभूति। समझ में आ गई? वो रस उसी क्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। और उस समय ऐसी अवस्था में यदि पिक्चर में नायक और नायिका का प्रसंग चल रहा है, हर पिक्चर का प्रसंग यही होगा, नाट्य शिक्षण में आएगा भी, जब यही प्रसंग चल रहा है और वहां श्रृंगार चल रहा है आपका, तो आपको ऐसा लगेगा वो नायक है ही नहीं, वो तो मैं हूं, और ये नायिका नहीं है, वो पास में बैठने वाली है। तो जैसा दृश्य वहां उपस्थित करते हैं वैसा दृश्य अपन उपस्थित करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि वहां पर दोनों के कंपाउंड क्या होते हैं, अलग अलग। और आपको पता है ये मन से नहीं बोल रहा हूं, और आपको तो हंसी लग रही है, और आपको पता है भरत मुनि, भरत नाम तो सुना है, ये पिक्चरें देखते हो तुम लोग, और भरत मुनि ने ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में इन बातों का उल्लेख है कि आपका रंगमंच कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सा आदमी कहां बैठेगा, कौन सा आदमी कहां नहीं बैठेगा। सारी व्यवस्थाएं संस्कृत पर आश्रित होकर ही चलती है। हम नहीं समझ पाते तो एक अलग बात है। तो काव्य को आप पिक्चर देखने क्यों जाते हो, मेरे को तो ये बताओ, क्यों जाते हो पिक्चर देखने? एक तो साले को 150 रुपए और दे और फिर और बैठे वहां 3 घंटे, क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, मानसिक शांति। समझ में आ रही है? रिलैक्सनेस चाहते हैं अपन लोग। तो जब साहित्य हम पढ़ते हैं तो साहित्य का मूल विषय क्या होता है, सौंदर्य। जैसे जैसे साहित्य को पढ़ते हैं वैसे वैसे सौंदर्य की अनुभूति उसी क्षण होती रहती है। समझ में आ रही है? और हम एक अलौकिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप नहीं समझ सकते, कोई कवि होगा तो उसको पता होगा कि वो अलौकिक दुनिया क्या होती है, ठीक है ना। तो यदि आप उस पद्य शिक्षण को भी गद्य के समान ही पढ़ाने लग गए तो पद्य के मूल उद्देश्य पूरे नहीं होते। और पद्य का मूल उद्देश्य क्या होता है, सौंदर्य की अनुभूति कराना। और कौन कराता है, छात्र। आपने सुरेंद्र शर्मा को कभी सुना है, कवि को सुना है कभी, या किसी भी कवि को सुना है? मैं सुरेंद्र शर्मा का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध कवि है। आप उसके मुख की भंगिमाओं को देखे वो पूरी दुनिया को हंसा देता है लेकिन खुद नहीं हंसता है। समझ में आ गई? तो ये कवित्व की पहचान हो गई। और उसको बैठने के लिए, उसको सुनने के लिए लोगों की क्या लगती है, लाइन। क्यों? क्योंकि वो साहित्य में क्या उत्पन्न कराता है, रसानुभूति। ये अर्थ होता है। चलिए अब आइए आगे। ये विधि उपयोगी विधि है क्या, परंपरागत नहीं है, लेकिन आपने भी सिर्फ उसको बैठने के लिए, उसको सुनने के लिए लोगों की क्या लगती है, लाइन। क्यों? क्योंकि वो साहित्य में क्या उत्पन्न कराता है, रसानुभूति। ये अर्थ होता है। चलिए अब आइए आगे। ये विधि उपयोगी विधि है क्या, परंपरागत नहीं है, लेकिन आपने भी इसी से पढ़ा, मैंने भी इसी से ही पढ़ा। चलिए अब आइए अगली विधि, व्यास विधि। व्यास विधि, इसके तो उदाहरण मैं 2-3 बार दे चुका हूं आपको, लेकिन इसे व्यास विधि को लिखेंगे, इसे भाष्य विधि भी कहते हैं। इसे भाष्य, व्यास विधि है विधि का नाम, लिखेंगे इसे भाष्य विधि भी कहते हैं, तथा इसे भाष्य विधि भी कहते हैं। तथा इसमें शिक्षक एक कथावाचक की शैली अपनाता है। तथा इसमें शिक्षक एक कथावाचक की शैली अपनाता है और छात्र, शिक्षक एक कथावाचक की शैली अपनाता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता के समान, छात्र निष्क्रिय श्रोता के समान इसे सुनता है, तथापि इसका प्रयोग उच्चतर कक्षाओं में किया जा सकता है। समझ में आ गई? ये उदाहरण आपको मैं कितनी बार दे चुका हूं। एक बार मेरी क्लास थी गीता भवन में, बकरे का उदाहरण दिया ना आपको, कौन सा है, अजा वाला नहीं। एक बार गीता भवन में आपके उत्कर्ष की क्लास चल रही थी, नीचे प्रवचन चल रहे थे,
ठीक है, दिया ना, जिसमें बुढ़िया रो रही थी, ठीक है, और महात्मा प्रवचन दिए जा रहे थे। तो बुढ़िया बोली कि वो बोले आप रो क्यों रहे हो? कि रो इसलिए रही हूँ महाराज कि मेरे घर के बाहर बकरा आया और सुबह वो बकरा मर गया। तो इसमें हैरानी की बात क्या हो गई? हैरानी की बात ये हो गई कि रात भर से बकबक कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आया और सुबह देखा तो मर गया। तो क्यों रो रही हो? अरे रो इसलिए रही हो कि 4 घंटे से आप बकबक कर रहे हैं, अब आप भी मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है? तो ये कौन सी विधि होती है? अभ्यास, जिसमें एक शिक्षक आएगा और कथावाचक के समान बोलता रहेगा, कोई मतलब नहीं कि सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है। आधे आदमी उठ के जा रहा है पंडाल में से, देखते हो नहीं देखते हो? आधे कोई आ रहा है, फिर उठ के कोई जा रहा है, फिर कोई आ रहा है, फिर कोई जा रहा है, फिर कोई आ रहा है। और मजे की बात तो ये कि किसी भी श्रोता को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या बोल रहा है, लेकिन वो लगातार 3 घंटे से क्या कर रहा है? बोलता जा रहा है। तो ये कथावाचक की शैली होती है, जिसको आप क्या कहते हो? व्यास विधि। हाँ, विषय समझ आने के बाद में ये विधि सबसे उपयोगी होती है, क्योंकि विषय समझ में आया हुआ है। तो ये विधि कहां पर लागू होगी? उच्चतर कक्षाओं में, विद्यालय व्यवस्था में हम इसको लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट आइए, अगली विधि है तुलना विधि। ये तुलना विधि इसमें भी है आपके, तुलना विधि, अर्थ लिखेंगे तुलना विधि को। इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत श्लोक के समान, प्रस्तुत श्लोक के समान अर्थ वाले किसी अन्य श्लोक को, प्रस्तुत श्लोक के समान अर्थ वाले किसी अन्य श्लोक को छात्रों के सामने रखता है और फिर दोनों में तुलना कराते हुए शिक्षण कराता है। दोनों में तुलना कराते हुए शिक्षण कराता है। यह विधि शिक्षक के लिए श्रमदायी विधि है। यह विधि शिक्षक के लिए श्रमदायी विधि है और उच्चतर कक्षाओं में उपयोगी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्कूल में जाते हैं ना अपन लोग, तो बच्चे बड़ा ही अपने को फ्रस्ट्रेट करते हैं, ठीक है ना, बदमाशियां करते हैं, तो अपन परेशान हो जाते हैं, तो अपने मुंह से कुछ न कुछ शब्द निकल ही जाते हैं। जैसे हमारे जो कई बार जो थे प्राइवेट स्कूल में, जो बोलते थे कि अरे ऐसे इतने बदमाशी करते साले, निकम्मे हो, कोने हो क्या? एक बढ़िया शब्द है ये विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो बार बार हम बोलते कोने हो क्या साले, चलो क्लास में, ठीक है। विद्यार्थियों ने अधिगम कर लिया साहब कि हम कौन है, कोने। एक दिन कोई ट्रस्टी आया चेकिंग के लिए विद्यालय में, प्रार्थना चल रही थी, एक विद्यार्थी को खड़ा किया, खड़ा कौन है तू? उसको पूछना था तेरा नाम क्या है, और क्या पूछ रहा है, कौन है तू? उस विद्यार्थी, बड़े छोटे छोटे विद्यार्थी, उनके उत्तर बड़े मजेदार होते हैं। सर मैं ना गुना हूं। 250 विद्यार्थी, 40 टीचर, फिर चेकिंग वाले, कौन है तू? गुना। फिर पूछा कौन है तू? गुना। किसने सिखाया ये? कि उन्होंने। मेरे को कहा तुम क्या आदमी हो, इधर आओ, तुम्हारा नाम? मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा साहब ये बोल रहा है गुना है, मैं तो कह रहा हूं का आदमी छात्र है, ठीक है ना। तो बच्चों को भेज दिया क्लास में, अंदर आओ, एक रेजिग्नेशन लेटर लिखो। मैंने कहा क्यों? कि तुम बच्चों को ये सिखाते हो कि तुम गुना हो। मैंने कहा सिखाया सर, वो तो खुद बोल रहे हैं। कि उन्होंने कहा ना जो बोल रहे। मैंने कहा आपने तो उसका आधा उत्तर ही सुना, पूरा तो सुनो जाके, कि इसके आगे भी कुछ बाकी है क्या? मैंने कहा इसके आगे तो पूरी दुनिया बाकी है, अभी तो तुमने आधा ही सुना। जो ऐसे बोलता है ना तो वो उत्तर गोली अपने हाथ में रखता है। उस विद्यार्थी को फिर क्लास में ले गया मैं, उस आदमी को। मैंने कहा बताया बेटा कौन है? तो बोला साहब मैं गुना हूँ। अच्छा, तो बोला कि तू गुना है? देखो ये बोल रहा है गुना हूं। तुमको मेरी बातें मजाक लगती है? मजाक नहीं है, इसका आगे का उत्तर आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। फिर मैंने उसको पूछा बेटा तू है तो गुना, लेकिन तू इस विद्यालय में क्यों आया है? उसने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि सर मैं हूं तो गुना, इस विद्यालय में मनुष्य बनने के लिए आया हूं। समझ आ गई इसका उत्तर? येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास न तो विद्या है, येषाम न विद्या न तपो न दानम, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न सदाचरण है, न कोई कला है, तो वो मनुष्य इस संसार में साक्षात पशु है। और पशु की भी एक क्वालिटी है जो क्या है? गुना। गुना क्यों बोला? गाय नहीं बोला, गाय तो समझदार होती है, गुना समझदार नहीं होता, एक के पीछे एक चलता है। समझ में आ रही है? तो वो साक्षात क्या है? संसार में पशु है, और वो इस संसार में भार स्वरूप क्या कर रहा है? जीवन यापन कर रहा है। समझ में आ गई? तो ते मर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्तु। अरे उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, लेकिन साक्षात रूप में वो कौन है? पशु है। ये मेरे को श्लोक पढ़ाना है। यह श्लोक जब मैं पढ़ाऊंगा तुलना विधि से, तो इसके समान अर्थ वाला एक श्लोक मैं लाऊंगा। और चलो बता ही देता हूं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद भागधेयं परमं पशूना। क्या बोल दिया? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन।
जो मनुष्य साहित्य से, संगीत से, कला से वीन है, वो इस संसार में कौन है? साक्षात पशु ही है। फर्क इतना ही है कि पशुओं के पूंछ और सींग होती है, ऐसे मनुष्यों के पूंछ और सींग नहीं है। और ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि ऐसे 90% भारत की जनता है जिन्होंने अभी तिनके खाना शुरू नहीं किया है। यदि वे पशुओं के समान तिनके खाना शुरू कर दे तो पशु बेचारे मर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए एक दिन का भी नहीं रहेगा। तो मेरे को मैं एक श्लोक पढ़ाना है, तो मैं तुलना के लिए दूसरा श्लोक लाऊंगा और फिर दोनों में तुलना करते हुए क्या करूंगा? पढ़ाऊं। शिक्षक के लिए बड़ी श्रमदायी विधि हो गई, क्यों? हर श्लोक का दूसरा श्लोक कहां से उठा के लाएगा वो? समझ में आ गई? चलो एक श्लोक का आ गया, चलो अब वो कह रहा है दूसरा भी दूसरा उठा। और दूसरी बात, शिक्षक तो चलो फिर भी मेहनत करके ले आएगा, छात्र कहेगा साहब जो है वो तो आ ही नहीं रहा है, ये दूसरा और कहां से आ गया? हमको तो वो बताओ जो सवाल कहां से आएगा, इसमें से उसमें से। तो तुलना विधि यद्यपि आपके ज्ञान में भी वृद्धि कर देती है, लेकिन विद्यालय व्यवस्था में सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ट्रैक टू ट्रैक चलने वाले आदमी हैं। और दूसरा, ये शिक्षक के लिए कैसी विधि होती है? श्रम कराने वाली। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं तुलना विधि। अब आइए अगली विधि होती है व्याख्या विधि। अगली विधि है व्याख्या विधि। लिखिए व्याख्या विधि को। इस विधि में शिक्षक किसी भी श्लोक के अर्थ का बड़ा ही विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। किसी भी श्लोक के अर्थ का बड़ा ही विस्तार पूर्वक वर्णन करता है, जिसमें श्लोक का पद विग्रह, ऐसे श्लोक का पद विग्रह, पद का अर्थ, भाव, कवि की शैली, रस, छंद, अलंकार आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। इसमें कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व का भी वर्णन होता है। यह विधि उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार होता है। यह विधि उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बस बहुत है, बाकी इसमें कोई आवश्यकता, हर चीज स्पष्ट है, क्योंकि इसमें अर्थ की बजाय भाव पर बल दिया जाता है। कवि की शैली, अरे 6वीं से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को क्या लेना देना कि कवि का व्यक्तित्व क्या है, कवि की शैली क्या है, क्योंकि अभी तो वो विषय में आया ही नहीं है। समझ में आ रही है? तो व्याख्या विधि उच्चतर क्लास में चल सकती है, इसमें उपयोगी नहीं है। एक विधि लिखते हैं गीत विधि। कोई साहित्य को गीत विधि से पढ़ाता है, गाकर पढ़ाता है, संगीत का रूप दे देता है। तो लिखिए गीत विधि। लिखिए इस विधि में अध्यापक गीति के माध्यम से, गीति कहते गान, गीति के माध्यम से काव्य को पढ़ाता है, तथा बीच बीच में वह नाट्य का भी आश्रय लेता है। तथा इसमें संगीत की भी प्रधानता रहती है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी विधि है। ठीक है? क्योंकि संगीत की विधि जो है वो प्रारंभिक स्तर पर ही चलती है, जहां पर आप इस तरीके का उच्चारण और इस तरीके की गीति चलाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके काव्य को पढ़ाने की विधि होती है। कई बार तो 10th क्लास में भी कई जो टीचर ऐसा पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपकी कौन सी विधियां हो गई? संस्कृत काव्य शिक्षण की विधियां। अब आइए लास्ट, नाट्य शिक्षण। जो आपके जो जितने भी भाषा के सिलेबस हैं, चाहे देखो इसमें से भाषा तो आपके कोई न कोई है ही है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, कभी कभी उर्दू वाले भी दिख जाते हैं, चाहे उर्दू हो, यदि गंगानगर के हैं कोई तो आपके पंजाबी रहेगी। ठीक है? इनमें से कोई न कोई तो दो आपने भाषाएं पढ़ी ही है, या तो आपने हिंदी अंग्रेजी पढ़ी है। ठीक है? संस्कृत किसी ने नहीं पढ़ी तो उर्दू पढ़ी होगी, उर्दू नहीं पढ़ी तो पंजाबी। इसका एक पाठ्यक्रम विभाजन होता है। पाठ्यक्रम विभाजन क्या होता है कि जैसे मान ले 16 पाठ है तो 16 का 40% भाग गद्य होता है। समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार एक विभाजन है। अगर 6 पाठ गद्य के हैं तो 4 पाठ पद्य के लगेंगे, 3 पाठ आपके नाटक के लगेंगे, ऐसे चलता है ये।
आपका विषय। ऐसा थोड़ी है कि पूरा ही पूरा आपकी कहानी आती है, नहीं आती है ना। एक हर चीज का डिवाइडेशन है। ये आपके सारा कोर्स में था, एसटीसी में। इवन ये भी था कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, कौन सा विषय पहले रखा जाता है, कौन सा विषय। और ये तो तुम्हारे सवाल आए हुए हैं रिट में ही। अब आपको क्या हमारे तो कोर्स में ही नहीं, सारी चीजें तुम्हारे कोर्स में ही है, विपरीतता ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो ये चीजें तो आपको हर चीज ध्यान रख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगली विधि कौन सी हो गई, नाट्य शिक्षा। नाट्य शिक्षण का मीनिंग क्या होगा, नाटक करते हुए पढ़ाओ। और हर आपको चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, आपको कम से कम कितने पाठ नाटक के मिलेंगे, 2 पाठ हर एक में मिलेंगे। चाहे छठी ले लो चाहे 12वीं ले लो, ठीक है। आपको कितने पाठ नाटक के दिखेंगे, उसमें 2। और आपको कौन सी विधि से पढ़ाना है उसको, नाट्य विधि से, ठीक है। पहले तो नाटक का अर्थ लिख दें। बड़ा विचित्र है नाटक। देखो आपको बताता हूं कैसे, पहले इसका अर्थ समझ लो आप। मतलब दुनिया में पागल बनाने वालों की कमी नहीं, और बनने वालों की तो खैर कमी है ही नहीं। अपन सारे लोग अपन पिक्चर, मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, मैं कई बार मूवी देखने जाते हैं हम लोग पिक्चर देखने के लिए, और पिक्चर में जो है ना साहब, वो आपके शाहरुख खान की, भाई मेरे को पता नहीं, मैं तो पिक्चर में तो देखता नहीं हूँ, इसलिए जो नाम मुंह से आता है वही बोलता हूँ। तो शाहरुख खान की और मान लो दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर थी काजोल की, और आज वो दिखाई जा रही है। अपन कितने मूर्ख आदमी है कि अपन देख रहे हैं उस पिक्चर, और पैसे मांग के देख रहे हैं 150 रुपए। यूं कोई बेचारा कोई 150 रुपए मांग ले तो जाते हैं अपन, नहीं 150 रुपए और देते हैं वहां जाके सीट पे बैठने के 3 घंटे, 300 रुपए और वहां खर्च करते हैं खाने पीने के, ठीक है। तो हम 450 रुपए में अपना मनोरंजन कर रहे हैं, और कैसा मनोरंजन की बिल्कुल झूठा। मेरे को पहले से पता है कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी है, पहले से पता है, आपको भी पता है। और ये भी पता है कि काजोल का बीन मतलब क्या बोलता है, हजबेंड जो है वो कौन है, अजय देवगन, पहले से पता है। सब कुछ सिनेरियो साफ है अपने, और फिर भी हम क्या है उस पिक्चर में जा रहे हैं। हम नाटक इसी को कहते हैं, समझ में आ गई, अवस्थानुकृतिर नाट्यम। ये नाटक की परिभाषा है, अवस्थानुकृतिर नाट्यम। अब देखिए क्या हो रहा है, और वहां पर सीन आ रहा है साहब, क्या सीन आ रहा है कि जो ये कौन थे, ये शाहरुख खान और काजोल दोनों है, वो दोनों प्रेम कर रहे हैं। अरे मूर्ख हो, कहां प्रेम होंगे, उनके बच्चे जो है अपने से भी बड़े हैं, कहां वहां प्रेम करेंगे वो। और पहले से पता है कि दोनों विवाहित हैं, ये बात हमको पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं साहब, उसको देख रहे हैं। और देखते देख क्या रहे हैं, देखते देखते हमको भी वो क्या हो रही है, आनंद की भी प्राप्ति हो रही है। और वो कथन जब दिखाया जा रहा है तो हमको वो सत्य प्रतीत होता है। समझ में आ रही है। आप देखो जितने भी रोमांटिक सीन होते हैं सब बारिश में ही है जो है वह फिल्माए जाते हैं। क्यों भाई, मई जून की 44 डिग्री के टेम्परेचर में नहीं हो सकते क्या, नहीं हो सकते। एक रुमाल ले लो कर दो, ऐसे पूछते पूछते कौन मना करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, विचार करते हैं कभी नहीं। तुमने तो कभी पढ़ा ही नहीं साहित्य, तो तुमको पता क्या होगा। पढ़ा तो है, उस रूप में नहीं पढ़ा है। हर चीज का अपना एक कार्यकाल होता है, समझ में आ गई मेरी बात। जब भगवान शिव और पार्वती, उसका मिलन ही जब ग्रीष्म के कारण रुककर वसंत ऋतु में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वसंत ऋतु रमणीक काल होता है, जहां पर हर चीज अवस्था आप स्वयं एक यौवन का अनुभव करते हैं। समझ में आ गई। तो हर अवस्था का एक कारण होता है। अभी रामलीला चल रही थी साहब, बच्चे को मैं बड़ा हैरान हो गया, बच्चे को साथ में लेके गया। मेरे को पता है कि राम जो बना हुआ है ना साहब, ये सबसे दुष्ट आदमी है जो है, और बना हुआ है राम, और इतनी भीड़ वहां रेलवे मैदान में, इतनी भयंकर भीड़ उसको देख रहा। और जो राम बना हुआ है वो राम जो है वो एक सामान्य कौन है, मनुष्य, और वो चला क्या रहा है, किराने की दुकान। लेकिन फिर भी हम उसको देख रहे हैं, और देख क्या रहे हैं, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं उसको देखकर, क्या बोल रहे हैं, राम की जय, राम की जय। और जैसे ही वो खत्म हुआ ना जो रामलीला, और मैंने वहां देखा कि जो ये जितनी भी है वो औरतें थी, थोड़े आदमी भी थे, वो उसके पैरों में गिर रहे हैं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कल सुबह देखेंगे कितना पैर में गिरेंगे ये, सुबह तो वो उसी किराने की दुकान पे मिलेगा। समझ में आ रही है, सत्य पता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं नाटक। सब कुछ असत्यता। क्यों, क्योंकि राम इस दुनिया में है नहीं, पहले से ही पता है। तो नट होता है ना, वो राम की अवस्था का अनुकरण कर लेता है, और राम की अवस्था का अनुकरण करने के कारण जो दृष्टा होता है, देखने वाला, वो उस नट में किसका अनुभव करता है, राम का। वो उस नट की हर क्रिया और हर प्रतिक्रिया को किसके रूप में देखता है, राम के रूप में। तो राम के रूप में देखता है तो रस की अनुभूति होती है, और रस की अनुभूति होने के कारण हम उस क्षण ये भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, कि ये राम है या आदमी है। समझ में, पिक्चर देखने के लिए आप पिक्चर देख के आ गए ना, तो मैं एक बड़ी विचित्रता की बात बता रहा हूँ। पिक्चर देखने के लिए आए तो वो मेरी पहले एक छोटी बहन थी, वो उसको जब भी पिक्चर देख के आती थी वो क्या करती थी, एक दर्पण है वो लगा हुआ था, और 2 घंटे तक खड़ी रहते रहते अपना मुंह देखती थी, कभी ऐसे कभी ऐसे। मैं उसको पूछता तू कर क्या रही है, तो बोलती वो भैया यूं है कि कल मैं पिक्चर देखना ही, मतलब कल मैं पिक्चर देख। तो मैं क्या हो गया कि यार पिक्चर में ना, वो यहाँ पर तो मैंने देखा वो तो काजोल बहुत खाली थी, और पिक्चर में इतनी गोरी लग रही, इतना प्रसादन। मैं खुद काजोल बनना चाह रही हूँ, वो मेरे को, इसलिए मेरे को नाम ध्यान है काजोल का कि मैं पिक्चर नहीं देखता। समझ आ रही मेरी बात। हम उस क्रिया और प्रतिक्रिया को अपने रूप में देखिए, यही लिखेंगे अब। और एक लास्ट उदाहरण बता देता हूं, छात्रों का अधिगम कितना स्थायी होता है। अधिगम इतना स्थायी होता है कि एक बार अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ था कक्षा 8वीं में, ठीक है। तो मैंने विद्यार्थियों से ये कहा कि बेटा आज आप लोगों को विज्ञान शाकुंतलम पढ़े। छात्रों को नहीं पता कि विज्ञान शाकुंतलम क्या होता है, उस पाठ में लाइनें ही आती थी। तो मैंने कहा आज तुमको नाट्य विधि से पढ़ाते हैं, ठीक है। एक लड़के को खड़ा किया, रामू राम, मेरे को भी याद है उस लड़के का नाम, बहुत समय हो गया। मैंने कहा तो दुष्यंत बनेगा, लड़का बोला हाँ साहब बनूंगा।
एक लड़की को खड़ा किया, मैंने कहा तू शकुंतला बनेगी? लड़की ने कहा नहीं बनूंगी सर। मैंने पूरे 8 विद्यार्थी थे लड़कियां, उन सबको तैयार किया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनको यह था कि बाद में हमको छेड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, विधि को तो अप्लाई करना है। हमारी स्कूल की एक मैडम थी, वो स्वयं साक्षात शकुंतला ही थी। मैंने उसको ये कहा, तो मैंने उसको मैडम को बोला कि मैडम आपको एक थोड़ा सा मेरा छोटा सा काम करना है क्या? मेरे को इसका उत्तर अच्छी तरीके से पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उस मैडम को पता नहीं था। ठीक है ना, मैंने उसने पूछा क्या करना है, मैंने कहा एक नाट्य विधि से पढ़ाना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो आज विद्यार्थी को नाट्य विधि पढ़ाऊंगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं नाटक की विधि से पढ़ाऊं पाठ को, इसलिए आपको 4 लाइन सिर्फ संस्कृत में बोलने और वो भी देख के मैं बता दूंगा। तो मैडम ने कहा कौन सा इसमें? मैं बोल दूंगी इसमें क्या है। अब वो रामू राम खड़ा हो गया, मैडम का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो वो दोनों खड़े हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, रामू राम को तो मैंने लाइनें रटा दी थी और मैडम के पास में पन्ना था। दुष्यंत अपना संवाद बोल रहा है, शकुंतला अपना संवाद बोल रही है, थोड़े एक्सप्रेशन थे और बात खत्म हो गई। वहीं पे मेरा पाठ खत्म हो गया। छात्र के लिए बड़ा नवीन विषय था, इसलिए बड़े ध्यान से सुन रहे थे उसको। ठीक है, पहले संस्कृत में कराया, फिर हिंदी में कराया, कुछ नहीं था। बहुत सारे पाठ होते हैं ऐसे, तिरंगा झंडा पाठ था, 3 कलर होते हैं, तो ऐसे कई बार हम कराते ही हैं। बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। अब अधिगम देखिए कितना, ये लिखाऊंगा अभी कक्षा कक्ष में नाट्य शिक्षण का अधिगम क्या होता है। इसका लड़के का नाम चेंज होके हो गया दुष्यंत। अब कक्षा 8वीं के एक भी विद्यार्थी उसको रामूलाल नहीं कहने लगा। अरे कौन, देखो सर ये दुष्यंत आ गया। तो धीरे धीरे वो नाम ही चेंज होके उसका दुष्यंत, वहां तक तो ठीक था। मैडम जी हमारे जो नाम था वो कोई भी था, मैडम का भी नाम क्या पड़ गया? शकुंतला। कक्षा 8 के विद्यार्थी अब उस मैडम को क्या कहने लगे? शकुंतला। अरे तुम्हारा किसका पीरियड है? कि शकुंतला मैडम का। ये शकुंतला मैडम कौन है? कि वो सर वो कौन कि जिन्होंने शकुंतला का रोल। धीरे धीरे ये हुआ कि वो शकुंतला मैडम क्लास 8 में नहीं पूरी स्कूल में प्रसिद्ध हो गई कि अब ये कौन? कि शकुंतला मैडम। मैडम जी का नाम तो अलग हो गया और उनका नाम क्या प्रसिद्ध हो गया? शकुंतला। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब क्या हुआ कि कोई भी स्कूल का विद्यार्थी उसको कहता मैडम शकुंतला मैडम नमस्कार, तो मैडम को खिन आने लगी कि ये क्या है, और वो डांटती तो बच्चों को, विद्यार्थियों को बड़ा आनंद आता। ठीक है, तो जानबूझ के उसको चिढ़ाते। अब वो मैडम इतना दुखी हो गई कि एक दिन मेरे को बोली कि सर आपने ये क्या काम किया। मैंने कहा क्या काम किया मैडम? मैंने तो एक छोटा सा 4 शब्द बोले, आपने लड़कों को सिखा दिया सारों को कि इनका नाम शकुंतला है। मैंने कहा मैंने नहीं सिखाया मैडम, वो तो एक अधिगम हो गया विद्यार्थियों को। और इसका परिणाम ये हुआ, 1 तारीख को जब वो नाम लिखने होते हैं ना रजिस्टर में, तो उसने उसको कहा कि रजिस्टर में नाम लिखो, तो वो 4-5 विद्यार्थी आए होंगे, कहा होगा शकुंतला मैडम, तो गुस्से में थी, तो उसने अपना नाम ही क्या कर दिया? शकुंतला ठोक दिया रजिस्टर में और साइन और कर दिए। मैं वहां साइन करने के लिए गया, मैंने ये कौन सी नहीं आ गई यहाँ शकुंतला। ठीक है, मैंने भी साइन करके फिर मैडम आपका नाम ही आपने शकुंतला दी। नाट्य शिक्षण से अधिगम बड़ा ही स्थायी होता है। समझ में आ गई क्यों? क्योंकि बाकी के शिक्षणों की अपेक्षा नाट्य शिक्षण में ज्ञानेंद्रियां भी सक्रिय होती है और कर्मेंद्रियां भी सक्रिय होती हैं। समझ में आ गई? जितने अधिक ज्ञानेंद्रियों का हम प्रयोग करेंगे उतना अधिक अधिगम क्या होता है? स्थायी। और कौन से शिक्षण में अधिगम स्थायी होता है? हमेशा नाटक। ठीक है, देखिए लिखेंगे अब नाट्य, लिखेंगे नाट्य शिक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु, नाट्य शिक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु नाटक होता है। नाट्य शिक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु नाटक होता है। नाट्य शिक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? नाटक। और एक लाइन लिख दें, अवस्थानुकृतिर नाट्यम। अवस्थानुकृत, ये परिभाषा है नाटक की। अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अवस्था अनुकृति नाट्यम, दीर्घ संधि है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसमें नाटक में नट कहते हैं अभिनेता को। नाटक में नट विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण करते हुए, नाटक में नट यानी अभिनेता विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण करते हुए वास्तविक पात्रों पर स्वयं का आरोप करके, वास्तविक पात्रों पर स्वयं का आरोप करके अभिनय करता है। वास्तविक पात्रों पर स्वयं का आरोप करके अभिनय करता है। पता है क्या लिखा? नाटक में क्या होगा कि वास्तविक जो पात्र थे राम, उस पर यह अभिनेता क्या करता है? स्वयं का आरोप कर देता है। तो राम तो दिखाई नहीं दे रहा है, अवास्तविक जो पात्र ही आपको क्या दिखाई देने लगता है? वास्तविक। ठीक है, और यह अभिनय 4 प्रकार का है। और अभिनय कितने प्रकार से करता है वो? 4। यह अभिनय, पिछली बार सवाल था अभिनय के कितने भेद होते हैं। यह अभिनय कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। नंबर 1 आंगिक अभिनय, अभिनय 4 प्रकार का है। नंबर 1 आंगिक अभिनय, नंबर 2 वाचिक अभिनय, नंबर 3 सात्विक अभिनय, नंबर 4 आहार्य अभिनय। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। इन 4 प्रकार के अभिनयों के माध्यम से वो अभिनेता वास्तविक पात्र को ठग देता है और स्वयं उस पर आरोपित हो जाता है और अभिनय करता है। और देखने वाला ये समझने लगता है कि अवास्तविक पात्र नहीं बल्कि कौन है? ये वास्तविक। आंगिक कहते हैं अंग से अभिनय, किसी को बुलाना है, गाना चलता है तो हाथ हिलाते हैं, हिलाते रहते हैं ना वो अंगों से, तो वो आंगिक अभिनय होता है। वाचिक का मतलब बोलते हैं। सात्विक का मतलब होता है सुख, दुख, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष। अब उसका वास्तविक पिता तो जीवित है,
ठीक है, और वहां पर है वो नाटक में उसका पिता मर गया, तभी तो रोना है उसको। अब ये रोना कैसा है? तो ये कौन सा अभिनय करता है? वो सात्विक आर्य अभिनय। आर्य का मतलब होता है नायक है तो नायक की ड्रेस पहन के आएगा, नायिका है तो नायिका, वस्त्र वेशभूषा साज सज्जा, वो कौन सा अभिनय होता है? आर्य। इन 4 प्रकार के अभिनयों के द्वारा वो क्या करता है? पूरे नाटक का निर्माण करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे नाट्य शिक्षण के उद्देश्य। अब ये तो नाटक हो गया। इधर कोई सवाल आया था तुम्हारे कि ये अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? 4, अंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब लिखेंगे नाट्य शिक्षण के उद्देश्य। पहला अब ये तो चलो नाटक का उद्देश्य है, पहले तो मैं नाटक का लिखाऊंगा, फिर स्कूल में नाटक का उद्देश्य। पहले तो लिखिए, अच्छा पहले तो आप ही बताओ ना, नाटक का उद्देश्य क्या होता है? आप पिक्चर देखने क्यों जाते हो? मनोरंजन के लिए। तो पहला लिखिए, नाटक में हमेशा ही लोक को प्रसन्न करने की भावना होती है। नाटक में हमेशा ही लोक को प्रसन्न करने की भावना होती है। जो भी नाटक बनता है वो एक ही उद्देश्य से बनता है। क्या बनता है? कि लोगों को क्या करना? प्रसन्न करना। अच्छा कोई भी ऐसी पिक्चर देखी क्या जिसका समापन रोने से होता है? ऐसी कभी बनी है? या आप कभी देखने के लिए गए जिसमें एंड जो होता है वो रोते रोते आप निकलते हो? और यदि कोई ऐसी होती ना तो आप देखने के लिए जाते ही नहीं, क्योंकि हम रोने के लिए पैदा थोड़ी हो, घर में भी बहुत रोते हैं अपन। तो नाटक में हमेशा कौन सी भावना होती है? लोकानुरंजनम। क्या होती है? संस्कृत में से आता है लोकानुरंजनम। नाटक में हमेशा लोक को अनुरंजित करने की भावना होती है। अनुरंजन मतलब प्रसन्न करना। ठीक है, पहला। नंबर 1। दूसरा लिखेंगे, नाटक में हमेशा ही लोक हित की भावना होती है। नाटक में हमेशा ही लोक हित की भावना होती है। जो भी भावना होगी नाटक की या पिक्चर की वो लोक हित की ही होगी। और जिस पिक्चर में लोक हित नहीं होता वो कभी पर्दे पे आ ही नहीं सकती, उसका घनघोर विरोध होना शुरू हो जाएगा। पद्मावत पिक्चर का हुआ ना विरोध, क्यों हुआ? क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष की भावनाओं को क्या कर रही थी? आहत कर रही थी, इसलिए वो हित को उत्पन्न नहीं कर रही थी। इसलिए नाटक हमेशा कौन सी भावना को लेकर बनता है? लोकहित। लोगों और लोकहित होगा तब लोग स्वतः ही क्या हो जाएंगे? प्रसन्न। नंबर 3 लिखेंगे, नाटक में मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। नाटक में मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है और यह लोगों की मानसिक शांति का कारण बनता है। लोगों की मानसिक शांति का कारण बनता है। ये लोगों की विश्रांति जननम, ये लोगों की विश्रांति का, मानसिक शांति का कारण बनता है। ये समझ में आ गई? और वहां पर विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है। एक पिक्चर 3 घंटे की होती है जिसमें एक नायक बचपन में भी आ जाता है, जवानी में भी आ जाता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उसका पूरा जीवन वो कितने घंटों में वो समेट देता है? 3। तो विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण एक ही स्थान पर किया जा रहा है और इससे दर्शकों को क्या मिलता है? मानसिक शांति। आइए आगे अगला 4 लिखेंगे, अब स्कूल का कर लेते हैं। ये तो आपके लिए हो गया। स्कूल में कहाँ शांति मिलेगी? स्कूल का शिक्षण तो अलग होगा, नाट्य शिक्षण। तो विद्यालय में नाट्य शिक्षण क्यों करवाया जाता है वो लिखें। लेकिन नाट्य शिक्षण के द्वारा नाट्य शिक्षण के द्वारा छात्रों का कर देना, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नाट्य शिक्षण के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नाट्य शिक्षण में छात्रों का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि वो नाटक करते हैं तो उसको संवाद दिए जाते हैं, बुलवाया जाता है, अध्यापक के निर्देशन में होता है, तो सामाजिकता का विकास होता है उसमें। क्यों होता है? क्योंकि वो सारे एक स्थान पर रहते हुए समाज में रहकर नाटक कर रहे हैं। सामाजिकता का, नैतिकता का, सारी चीजों का विकास नाटक के द्वारा होता है। अगला लिखें, नाट्य शिक्षण से छात्रों में अभिनय कला का विकास, नाट्य शिक्षण से छात्रों में अभिनय कला का विकास तथा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास और छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। अभिनय कला का विकास और दूसरा क्या लिखा? दूसरा लिखा कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास और सामाजिकता का विकास होता है। भाई मौखिकता का विकास यूं कि संवाद बोल रहा है, सामाजिकता का यूं कि वो सारों के साथ रह के नाटक कर रहा है। ठीक है, और तीसरा है अभिनय कला का विकास, तो अभिनय कर रहा है तो होगा ही वो तो। ठीक है ना? तो ये है। अगला पॉइंट लिखें, कक्षा कक्ष में नाट्य शिक्षण का बड़ा ही महत्व होता है। कक्षा कक्ष में नाट्य शिक्षण का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि नाटक में छात्रों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। नाटक में ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। ठीक है भाई, चलिए एक थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। वो अपन ने पद्य पाठ योजना लिखी थी, उसको एक बार वापस निकालिए, क्योंकि शायद पद्य पाठ में आपने सौंदर्य कथन नहीं लिखा है। लिखा क्या कहीं सौंदर्य कथन? नहीं लिखा है तो उसको मैं बोल रहा हूँ एक बार मिलाइएगा।
आपने उद्देश्य प्रस्तावना प्रश्न लिख दिए, उसमें लिख दिया कि नहीं लिखा? उद्देश्य कथन, प्रस्तावना प्रश्न, फिर आया प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का पहला टॉपिक आपने लिखा आदर्श वाचन, उसके बाद में आपने लिखा अनुकरण वाचन, लिख दिया अनुवाद, तीसरा वही अनुवाद। अच्छा, अशुद्धि से पहले एक टॉपिक डालो, देखो मैं लिख रहा हूं, सुधार देना थोड़ा। आदर्श वाचन पहला, आदर्श के बाद में दूसरा लिखोगे अनुकरण वाचन, यदि ऊपर नीचे है तो सुधार दीजिएगा, और तीसरा आप लिख दोगे अनुवादनम। हम अनुकरण वाचन कराते हुए उसका क्या कराएंगे? अनुवाद। जैसे ही अनुवाद करवाया फिर उसका काम होगा अशुद्धि संशोधनम। ठीक है भाई, अशुद्धि संशोधन हो जाएगा। और अशुद्धि संशोधन के बाद में एक शब्द जोड़ना है भाई इसमें, वो लिखेंगे काठिन्यता निवारणम। लिखो, ये नहीं लिखा है मैंने, इसको लिख दीजिए काठिन्यता निवारण, लिखते रहिएगा एक बार इसको। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, काठिन्यता निवारण। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 6 एक जोड़ना है। ये जो पद्यपाठ कई बार, क्योंकि एक सवाल आपका ऑलरेडी पहले इसमें आ चुका है, तो अपन थोड़ा सा इसको अलग रूप से भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो लिखोगे ना, वो लिखोगे अन्वय सोपानम। मैं लिखा रहा हूँ, वो लिखते रहना। 5 के बाद में छठा क्या लिखना है? अन्वय सोपान। अन्वय सोपान करेंगे, यानी हम अन्वय कराएंगे छात्रों को, और वो अन्वय किसके द्वारा कराएंगे? दंडान्वय अथवा खंडान। जैसे एक बार लिखिए, फिर बताऊंगा मैं क्या लिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये देखो काठिन्यता निवारण लिखा ना पद्यपाठ में, पद्य शिक्षण में अभी करवाया है पद्य शिक्षण, उसमें मैंने ये लिखा है आपको प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, फिर अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, काठिन्यता निवारण, यहां तक तो ठीक है। ये एक शब्द इसमें जोड़िएगा अन्वय, और कभी कभी ये अन्वय शब्द नहीं देके वो पता क्या देगा? वो शब्द देता है पाठ प्रवर्धनम। ऐसे आप देखो, इसको ऐसे लिखोगे, मैं नीचे लिख रहा हूं, अन्वय सोपान के पास में लिखना है पाठ प्रवर्धनम। वहां पर मैंने प्रज्ञान लिखाया था, और यहाँ पर क्या लिखा रहा हूं? पाठ प्रवर्धनम। पाठ को बढ़ाओगे कैसे आगे? वापस बोल रहा हूं, मिलाइएगा, देख लें। 5 नंबर तक ठीक है, फिर 6 में लिखना है अन्वय सोपान ऑब्लिक पाठ प्रवर्धनम। ठीक है, यानी आप अन्वय में किस बिंदु को आश्रय लेकर आप अन्वय करोगे, तो हम किसके आधार पर करेंगे अन्वय? दो ही तो अन्वय की विधियां हैं। पहली विधि कौन सी होती है? दंडान्वय और खंडान्वय। ठीक है, तो ये काठिन्यता निवारण के बाद में एक टॉपिक जोड़ना है इसमें। पहला आदर्श वाचन, ऊपर नीचे है तो सुधार लेना, अनुकरण वाचन, फिर अनुवाद, फिर अशुद्धि संशोधन, फिर काठिन्यता निवारण। इतना पढ़ाने के बाद में हम कहां पर आएंगे? अन्वय करने में। और अन्वय यदि कोई नाम नहीं दे तो वो क्या दे सकता है? पाठ प्रवर्धन। पाठ को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम? तो हम उसका अन्वय करवाएंगे। कौन सा अन्वय कराएंगे? या तो दंडान्वय या खंडान्वय। अब जब आप अन्वय कराओगे तो इस अन्वय में पहला भाग आप लिखोगे, वही मैंने लिखाया हुआ है, भाव विश्लेषण प्रश्न। क्या लिखोगे? भाव विश्लेषण प्रश्न। भाव यानी वही विचार विश्लेषण आपको लिखाया हुआ है, भाव विश्लेषण या विचार विश्लेषण। और इसके साथ में आपको जोड़ना है सौंदर्य अनुभूति। सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, ये आप थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए। एक बार लिख दो, फिर मैं बता रहा हूं। एक बार मैं वापस आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं क्या लिखा है। अब देखिए, थोड़ा सा सुधरवाया है, एक बार सवाल आ रखा है इसलिए टिक किया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जब भी आप प्रस्तुतिकरण करोगे, बाकी सब ठीक है, प्रस्तुतिकरण करोगे तो आदर्श वाचन शिक्षक को करेगा। आदर्श वाचन के बाद में आप अनुकरण वाचन, मैंने पहले अशुद्धि संशोधन करवाया था। ठीक है, अब मैं लिखवा रहा हूं अनुवाद, ये ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अनुवाद करवाने के बाद में हम उसका अशुद्धि संशोधन करवाएंगे। फिर काठिन्यता निवारण, यहां तक तो गद्य पाठ का कॉमन चीज हो गई। अब यहां पर एक नया टॉपिक जुड़वाया, अन्वय सोपान। अन्वय का मतलब हम श्लोक पढ़ाएंगे तो हम अन्वय कराएंगे। तो अन्वय कौन सी विधि से होगा आपका? या तो दंडान्वय से करो या खंडान्वय से, जो आपको उचित लगता है वो करवाओ। कभी कभी अन्वय सोपान शब्द नहीं देके वो क्या देते हैं? पाठ प्रवर्धन। और इसी अन्वय के अंतर्गत हम अन्वय कराते हुए उसको 2 टॉपिक पे लाएंगे पढ़ाते हुए। कौन कौन से? भाव विश्लेषण प्रश्न, चूंकि अब श्लोक पढ़ा रहा हूं इसलिए इसमें क्या आएगा? सौंदर्य अनुभूति। यानी श्लोक को पढ़ाते पढ़ाते उसमें मैं क्या करवाऊंगा? सौंदर्य की अनुभूति। बाकी नीचे तुम्हारे लिखा हुआ है मूल्यांकन और वो। ठीक है भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक ये वाला जो पाठ प्रवर्धन और अन्वय सोपान है, इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें सौंदर्य अनुभूति है। और मैं तो शुरू से पढ़ा ही रहा हूं कि श्लोक में हमेशा कौन सा तत्व प्रदान होता है? सौंदर्य। ठीक है भाई, अब चलिए यहां तक तो हो गया। पूछना है कुछ? चलिए अब लिखे नाट्य शिक्षण की विधियां। अब अपना टॉपिक होगा नाट्य शिक्षण की विधियां। और नाट्य शिक्षण की पहली विधि लिखेंगे। नाट्य शिक्षण की मूल रूप से तो 2 ही विधि होती है। देखो, नाट्य शिक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं। नाट्य शिक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 अभिनय विधि। नाट्य शिक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 अभिनय विधि, नंबर 2 व्याख्या विधि। नाटक की 2 प्रमुख विधियां हो गई, नंबर 1 अभिनय विधि और नंबर 2 व्याख्या विधि। अब पहले लिखें अभिनय विधि। अभिनय विधि, और अभिनय विधि में लिखेंगे यह विधि 2 प्रकार की है। अभिनय विधि कितने प्रकार की होती है? 2। और अभिनय विधि की पहला भेद लिखेंगे नंबर 1 कक्षा कक्ष अभिनय विधि। पहली विधि अभिनय का पहला भेद कौन सा होगा? कक्षा कक्ष अभिनय विधि। लिखें इसके अंदर, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक के निर्देशन में, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक के निर्देशन में कक्षा कक्ष में ही
इस विधि के अंतर्गत शिक्षक के निर्देशन में कक्ष में ही छात्र प्रस्तुत पाठ का उचित संवाद के माध्यम से अभिनय करते हैं। इस विधि में शिक्षक के निर्देशन में छात्र कक्ष में ही उचित संवाद के माध्यम से अभिनय करते हैं। यह एक व्यवहारिक विधि है। इसमें रंगमंच या वेशभूषा की आवश्यकता नहीं रहती तथा इसमें छात्र अपने पात्र के अनुसार प्रसंग के ऊपर आंगिक वाचिक अभिनय करते हैं और सात्विक भी जोड़ दो भले। आंगिक वाचिक और सात्विक अभिनय करते हैं। समझ में आ गई क्या लिखा कि कक्ष में जो पाठ का अभिनय किया जाता है, जैसे भी बोला विज्ञान शाकुंतलम का, तो वो बच्चे आंगिक अभिनय करेंगे, अंग तो हिलाएंगे पढ़ते समय, वाचिक बोलेंगे और सात्विक सुख दुख हंसना वो भी होगा। कौन सा अभिनय नहीं किया जाता है कक्ष में? आर्य का मतलब क्या होता है? वेशभूषा। ठीक है, तो कोई राजा बना हुआ है तो राजा की वेशभूषा पहन के वो नहीं आए। समझ में आ रही है? तो ये तीनों प्रकार के अभिनय उस समय किए जाते हैं। अब आइए नंबर 2, दूसरा है आपका वो रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच अभिनय के 2 भेद होते हैं। पहला अभिनय कौन सा होता है? कक्ष। बड़ा आसान है, कोई बिना खर्चीली नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि खड़े करके ही बोलना। रंगमंच में संभव है क्या हर पाठ को ले जाके टाउन हॉल में ले जाके मंचन करना? संभव है क्या? पहली बात तो टाउन हॉल का जो किराया 50,000 है वो कहां से लाएगी? गवर्नमेंट थोड़ी देगी कोई। समझ में आ रही है? पहली बात ये। दूसरा वेशभूषा साजा। बच्चों का एक फेवरेट फंक्शन होता है प्राइवेट स्कूलों में, आप देखिए, ठीक है, 6 महीने पहले तैयारियां शुरू करते हैं वो, और वो फंक्शन कितने टाइम का होता है? 2 घंटे 3 घंटे का, लेकिन उसकी तैयारी अगस्त से करना शुरू करवा देते हैं। हर बच्चे को जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो हर बच्चे को 1-1 2-2 घंटा वहां बुलाते हैं। तो एक तो बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है। समझ में आ रही है? तो हर रोज का 1-2 घंटा वहां जाएगा तो होमवर्क इत्यादि बहुत सारे वो पढ़ाई उसकी डिसमिस हो रही है। दूसरा कि वो उसने जो भी सीखा वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो खत्म हो गया। तो रंगमंच अभिनय खर्चीली विधि है, वो विद्यालय व्यवस्था में उपयोगी नहीं है। तो लिखेंगे इस विधि के अंतर्गत छात्रों के द्वारा पूरे नाटक का अभिनय एक विस्तृत रंगमंच पर किया जाता है। जिसमें उचित रूप से साज सज्जा, संवाद, वेशभूषा आदि का चयन करके अभिनय किया जाता है। यह विधि खर्चीली विधि है। अतः इसे विद्यालयी व्यवस्था में, यह विधि खर्चीली विधि है, अतः इसे विद्यालयी व्यवस्था में अव्यवहारिक माना गया है। विद्यालय व्यवस्था में अव्यवहारिक माना गया है। समझ में आ गई? खर्चीली है, विद्यालय में उपयोगी नहीं है। तथापि उद्देश्यों की दृष्टि से इसे श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। भाई वाकई में यदि नाट्य जो शिक्षण है इसके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं तो आपको तो विज्ञान शाकुंतलम पूरा ही मंचन कराना पड़ेगा। तो यदि उद्देश्यों की दृष्टि से यदि एक दर्शक होते हैं, उनको पूरा विधि समझाना है, पूरे नाटक को समझाना है 3 घंटे में, तब तो वो पिक्चर दिखानी पड़ेगी। समझ में आ रही है? तो उद्देश्यों की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है, लेकिन विद्यालय व्यवस्था में व्यवहारिक इसलिए नहीं है क्योंकि विद्यालय में तो पाठ कैसे होता है? छोटे छोटे।
ठीक है, तो अभिनय विधि के दो भेद हो गए, रंगमंच और कक्षा कक्ष। अब आइए दूसरी विधि है व्याख्या विधि, पड़ी हुई है तुम्हारे। दूसरी विधि कौन सी है? व्याख्या। लिखें नाटक, व्याख्या विधि में लिखेंगे नाटक गद्य और पद्य, नाटक गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, नाटक गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। अतः इनके अध्यापन के समय नाटक गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। अतः इनके अध्यापन के समय श्रेष्ठ, इनके अध्यापन के समय श्रेष्ठ गद्य अथवा पद्य विधि का, श्रेष्ठ गद्य और पद्य विधि का चयन किया जाता है, श्रेष्ठ गद्य और पद्य विधि का चयन किया जाता है। समझ में आ गई क्या लिखा? नाटक किसका मिश्रण होता है? गद्य और पद्य का। यदि गद्य पढ़ा रहे हो तो गद्य की श्रेष्ठ विधि से पढ़ाओ, पद्य पढ़ा रहे हो तो पद्य की श्रेष्ठ विधि से पढ़ाओ। लास्ट लाइन लिख दें, इस विधि में व्याख्या पद्धति से, इस विधि में व्याख्या पद्धति से पढ़ाया जाता है, व्याख्या पद्धति से पढ़ाया जाता है, जिससे छात्र निष्क्रिय रहते हैं, जिससे छात्र क्या रहते हैं? निष्क्रिय। ठीक है भाई, तो ये आपका ये हो गई, एक दो विधियां ये पूरी हो गई। एक विधि का पिछली बार सवाल था, आदर्श नाट्य विधि किसे कहते हैं? ठीक है, लिख दीजिए आदर्श नाट्य विधि। दो तो जो विधियां संस्कृत में आ रही है वो आ गई। अगली जो एक विधि पिछली बार का प्रश्न था, आदर्श नाट्य विधि क्या होती है? ये भी जल गया। अच्छा, लिखेंगे आदर्श नाट्य विधि, ट्रांसलेटर को है आदर्श नाट्य विधि में लिखेंगे, इस विधि में आदर्श नाट्य विधि तीसरा नंबर आदर्श नाट्य विधि लिखो। इस विधि में नाटक में आए हुए, इस विधि में नाटक में आए हुए सारे पात्रों का अभिनय, नाटक में आए हुए सारे पात्रों का अभिनय शिक्षक ही करता है। नाटक में आए हुए सारे पात्रों का अभिनय कौन करता है? शिक्षक ही करता है। तथा पात्रों के अनुकूल भाव के अनुसार, पात्रों के अनुकूल भाव के अनुसार संवाद बोलकर अभिनय करता है, संवाद बोलकर अभिनय करता है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं एवं छात्र निष्क्रिय रहते हैं एवं उन्हें व्याकरण का भी ज्ञान नहीं हो पाता। छात्र निष्क्रिय रहते हैं एवं उन्हें व्याकरण का भी ज्ञान नहीं हो पाता। ये आदर्श नाट्य विधि में शिक्षक ही पढ़ाएगा, और वो कौन सी विधि से पढ़ाएगा? नाटक की। खुद ही है वह अलग अलग तरीके के संवाद बोलेगा। और अगली और लास्ट लिख दीजिए समवाय विधि। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ये समवाय विधि नाटक में एक सवाल हर बार पूछते हैं, तो इसको पूरा कर दीजिए। समवाय विधि देखिए, समवाय विधि का मीनिंग लिखेंगे, इस विधि में उपर्युक्त मतलब ऊपर कही गई, उपर्युक्त समस्त विधियों से, उपर्युक्त समस्त विधियों से कुछ अंश लेकर समस्त विधियों से कुछ अंश लेकर पढ़ाया, अध्यापन कराया जाता है। और समस्त विधियों के मिश्रण से युक्त होने के कारण इसे समवाय विधि कहते हैं। समस्त विधियों के मिश्रण से युक्त होने के कारण इसे समवाय विधि कहते हैं। ठीक है भाई, समवाय मतलब सारे, कभी वो नाटक से पढ़ा देगा, कभी व्याख्या से पढ़ा देगा, तो वो विधि कौन सी होगी? समवाय। तो ये कुछ है वो नाट्य शिक्षण की विधियां हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार की विधाएं हो गई जो संस्कृत में चलती है। पहली जो विधा है आपकी वो कौन सी हो गई? पहली हो गई आपके गद्य, पद्य, नाटक और व्याकरण।